हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। बेसिक कवर करेंगे, कंसेप्ट क्या है, प्राइस लेवल अकाउंटिंग किसे कहते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होती है और लिमिटेशंस क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक क्लास में ज़रूर बने रहें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले समझते हैं कि कंसेप्ट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इसका मतलब क्या होता है। कि जो मेन ऑब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है इस तरीके से ताकि ट्रू एंड फेयर पिक्चर है जो बिजनेस की वो डिपिक्ट की जा सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस सफ़र किया गया है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है एक पार्टिकुलर डेट को, क्योंकि बैलेंस शीट में एक तरफ असेट्स होती हैं, दूसरी तरफ लायबिलिटी और कैपिटल होती है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं वो मॉनेटरी यूनिट में की जाती हैं। मॉनेटरी यूनिट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो कंट्री की रुपीज़ है ना उसमें हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके चलते हैं। तो जब मॉनेटरी यूनिट स्टेबल रहती है, जब मॉनेटरी यूनिट के अंदर कोई भी अप्स एंड डाउन्स नहीं आते ना, तो इससे हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट है जो अचीव हो जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे जो प्राइस होते हैं वो स्टेबल नहीं रहते। कभी इन्फ्लेशन तो कभी डिफ्लेशन है जो आता जाता है, यानी कभी महंगाई आ गई कभी मंदी आ गई। तो इन्फ्लेशन किसे कहते हैं कि जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं कि महंगाई आ गई है। जब जनरल प्राइस लेवल डाउन चला जाता है तो उससे क्या होता है, डिफ्लेशन आ जाती है, यानी कि मंदी आ जाती है। तो जैसे ही इकोनॉमी के अंदर महंगाई आती है उससे जो परचेजिंग पावर होती है वो इरोड हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। जैसे ही महंगाई आती है तो वैसे लोगों को जो खरीदने की क्षमता होती है, गुड्स को खरीदने की क्षमता होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। वहीं जब मंदी आती है तो परचेजिंग पावर क्या होती है, लोगों की ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब सामान सस्ता मिलता है तो लोग ज़्यादा खरीद पाते हैं उसको। लेकिन जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है इसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे बनाते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस का मतलब क्या होता है कि जिस कॉस्ट पे हमने असेट को अक्वायर किया उसी को बेस मान के आगे अकाउंटिंग की जाती है उसकी। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो प्राइस लेवल के अंदर चेंजेस आया ना उसको हम दिखा नहीं पाते, क्योंकि हमने तो क्या किया है, हिस्टोरिकल कॉस्ट को बेस माना है। तो बैलेंस शीट में हम असेट दिखाते हैं, असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन करके जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू पे किया जाता है। जबकि जो हम इन्फ्लेशन टेंडेंसी के कारण देखते हैं कि जो प्राइजेस होते हैं वो असेट के बढ़ गए होते हैं और जो सेल होती है वो हम करंट मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। जो इन्वेंट्री होता है उसे भी हम जो परचेज प्राइस उस पर रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में जो असेट दिखाते हैं वो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है, लेस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो हमारी जो फिक्स्ड असेट है ये बैलेंस शीट के अंदर वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे है, लेकिन जो हमने सेल्स दिखा दी वो क्या ली, मार्केट प्राइस पे ली है। तो ये कहाँ का कंपैरिजन सही है, सही कंपैरिजन नहीं है ना ये, क्योंकि मैंने सेल्स तो मार्केट प्राइस पे लेके चल रही हूँ और जो असेट दिखा रही है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे दिखा रही हूँ। तो ये कैसा कंपैरिजन हुआ, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, दोनों सेम बेस चाहिए। या तो मैं इन दोनों को मार्केट प्राइस पे लूँ या मैं इन दोनों को हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस पे लूँ, तभी तो कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या जाता है कि जो बैलेंस शीट की असेट है वो तो मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस है, सेल्स मेरी मार्केट प्राइस बेस है। तो यहाँ से जो मेरे पास से रिजल्ट्स आएंगे वो रिलायबल नहीं आएंगे। ना ही तो मेरी बैलेंस शीट सही मुझे डिपिक्ट करेगी फाइनेंशियल पोजीशन, और जो मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स दिखाई है तो यहाँ से मुझे प्रॉफिट, जो ट्रू प्रॉफिट है वो भी पता नहीं लग पाएगा। क्योंकि जब तक हम
करंट प्राइस के अकॉर्डिंग इन्हें एडजस्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें जो करंट इकोनॉमिक रियलिटी है वो पता नहीं लग पाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। इसी कारण से जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बनाई गई है। नेक्स्ट आते हैं प्राइस लेवल अकाउंटिंग। प्राइस लेवल अकाउंटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है अकाउंटिंग की जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट कर दिया जाता है ताकि उसमें जनरल प्राइस लेवल के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसको रिफ्लेक्ट किया जा सके। जो ये चेंजेस हैं ये इन्फ्लेशनरी भी हो सकते हैं, डिफ्लेशनरी भी हो सकती हैं। जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है ये 1970 से परसिस्टेंस में हुई, जो क्या था कि डोमिनेंट इकोनॉमीज थी, जो सभी कंट्री की जितनी वर्ल्ड के अंदर डोमिनेंट इकोनॉमी है उन्होंने क्या किया, प्राइस लेवल अकाउंटिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी के साथ। अब ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होती क्या है, तो डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट द्वारा कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम होता है अकाउंटिंग का जिसका जो मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिकॉर्ड करना, बिल्डिंग करना, मैकेनिज्म जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स हैं उनको करंट कॉस्ट की टर्म में दिखाना। यानी जो इसमें रिकॉर्ड बिल्डिंग किया जाता है ना, रिकॉर्ड जो रखा जाता है सभी इकोनॉमिक इवेंट का वो करंट कॉस्ट की टर्म में किया जाता है। इसमें जो अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन किया जाएगा अकाउंट्स का वो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग की तरह ही किया जाएगा, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का आएगा, कॉस्ट और रिवेन्यू को मैचिंग प्रोसेस करने का। यानी जैसे हमने हिस्टोरिकल अकाउंटिंग में अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वैसे ही इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में भी अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, लेकिन जो मैचिंग प्रोसेस होते हैं ना, कॉस्ट और रिवेन्यू को मैच करने का जो प्रोसेस होता है इसमें डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो ये कॉस्ट होती है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, जबकि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में क्या होता है ये प्रेजेंट कॉस्ट को बताती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय हो रही होती है। यानी कि जिस डेट को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उस डेट को क्या कॉस्ट है उसको हम यहाँ पे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर लेके चलेंगे। रिवेन्यू तो हम जानते हैं हमेशा मार्केट प्राइस पे ही होती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ चेंजेस किस चीज़ के, हिस्टोरिकल कॉस्ट और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर कि कॉस्ट इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, जबकि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में जो कॉस्ट होती है वो जिस डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया उस डेट की हमने यहाँ पे कॉस्ट है जो लेनी होती है। फीचर्स क्या होती है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की कि जो वैल्यू होती है ना मॉनेटरी यूनिट की वो स्टेबल नहीं रहती, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस होते हैं यानी जो प्रोसेस होते हैं मैचिंग कॉस्ट का रिवेन्यू के अगेंस्ट वो ऑटोमेटिक होता है, अपने आप है जो मैच हो जाती है कॉस्ट और रिवेन्यू। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी आइटम है वो सभी कंसीडर की जाती हैं। नॉट कंसर्न ओनली विद फिक्स्ड असेट और क्लोजिंग इन्वेंट्री, सिर्फ हम इसमें फिक्स्ड असेट और क्लोजिंग इन्वेंट्री कंसीडर नहीं करते, जितनी आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सभी को कंसीडर करके चलेंगे। नेक्स्ट होता है कि लिमिटेशन क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की। यहाँ पे हमने लिमिटेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट की बता रहे हैं बच्चों, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की नहीं है। तो फर्स्ट लिमिटेशन आती है अंडर स्टेटमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट कि जो फिक्स्ड असेट होती है वो अंडर स्टेटमेंट होती है, यानी कि एक्चुअल से क्या होती है इसकी कम कॉस्ट होती है जब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंटिंग को करते हैं। यानी कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में जब हम असेट साइड पे फिक्स्ड असेट दिखाते हैं उसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, तो जो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज की किस बेस पे किया है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे किया है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहते हैं कि जिस डेट को हमने असेट को अक्वायर किया ना उस डेट पे जो उसका परचेज प्राइस है उसी को हम क्या करते हैं बेस मान के कंटिन्यू करते हैं अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो इससे क्या होता है कि जो मार्केट वैल्यू होती है उसको हम अवॉइड कर देते हैं। मार्केट वैल्यू तो क्या होती है ज़्यादा होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है कम होती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो बैलेंस शीट के अंदर असेट दिखाई गई हैं वो एक्चुअल वैल्यू से क्या है अंडर स्टेटमेंट यानी कि कम दिखाई गई हैं। और दूसरा
कि जो हम डिफरेंट डेट को फिक्स्ड एसेट अक्वायर करते ना, उनको हम क्लब कर देते हैं बिना वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किए हुए। जैसे एग्जांपल के लिए एक बिल्डिंग थी जो खरीदी गई थी 2005 में 20 लाख की, और दूसरी बिल्डिंग खरीदी गई है 2018 में 50 लाख की। तो यहाँ पे जो 2005 में जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या है, हाई है, जबकि जब 2018 में हमने अनदर बिल्डिंग परचेज की उस टाइम में वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, डाउन हो जाती है। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है कि आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो 100 रुपये की वैल्यू थी, हम 100 रुपये में मतलब कुछ चीज़ें खरीद पाते थे, लेकिन आज के टाइम में 100 रुपये की वैल्यू के 10 रुपये के बराबर हो गई है, तो वैल्यू ऑफ मनी के डाउन है। तो इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। हमने क्या किया, इन दोनों को क्लब करके बैलेंस शीट के अंदर 70 लाख रुपए की है जो बिल्डिंग दिखा दी। तो ये क्या गलत है, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ मनी 2005 में ज़्यादा है, 2018 में वैल्यू ऑफ मनी कम है, तो हम इसको क्लब करके जब दिखा देते तो इससे जो रिजल्ट्स आएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन जो पता चलेगी वो सही नहीं होगी। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट से क्या है, ज़्यादा दिखाया है। कैसे हुआ ये, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें डेबिट साइड पे एक्सपेंस और क्रेडिट साइड पे इनकम दिखाते हैं। तो हमने क्या किया, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, इसमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट आता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ना यहाँ पे सेल्स दिखाई जाती है, बाय सेल्स के नाम से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो जो क्या होती है, रिवेन्यू होती है, इसको हम किस पे दिखाते हैं, मार्केट वैल्यू पे दिखाते हैं। वहीं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंस दिखाते हैं ना, फैक्ट्री के एक्सपेंस, जैसे एग्जांपल के लिए डेप्रिसिएशन है मशीनरी के ऊपर, तो वो क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस होता है। यानी कि जो मैंने जिस डेट को मशीन अक्वायर की है ना, जिस प्राइस पे अक्वायर की है, उसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, डेप्रिसिएशन चार्ज करती हूँ। तो ये क्या होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, जबकि एक्चुअल में आज के टाइम में मार्केट वैल्यू तो क्या होती है, इसकी ज़्यादा होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। तो जब मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही हूँ तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया वो भी क्या किया, कम किया गया। तो मैंने क्या किया, एक तरफ रिवेन्यू को तो मार्केट वैल्यू पे ले लिया, वहीं दूसरी तरफ जो कॉस्ट दिखाई है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज के फिक्स्ड सेट के ऊपर, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ले लिया। तो यहाँ से जो प्रॉफिट आएंगे ना, वो प्रॉफिट भी क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे एक्चुअल प्रॉफिट से। क्योंकि अगर मैं जो डेप्रिसिएशन है, इस डेप्रिसिएशन को अगर मैं करंट कॉस्ट पे लेती ना, तो ये भी करंट कॉस्ट हो जाता और ये भी करंट वैल्यू पे हो जाती, तो दोनों मैच करके मुझे ट्रू प्रॉफिट का पता चल जाता। लेकिन मैंने क्या किया, रिवेन्यू को तो आज की डेट के हिसाब से जो मार्केट वैल्यू वो ले लिया, लेकिन मैंने कॉस्ट को, अपने खर्चों को क्या किया, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस दिखाया, जिस कारण से प्रॉफिट है जो एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा आ गई हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है हैवी फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन द कंपनी। कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कैसे बढ़ जाता है, तो जो प्रोविज़न हमने बनाया डेप्रिसिएशन का, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे बनाया है, जिस कारण से क्या प्रोविज़न कम बने, क्योंकि अगर मैं मार्केट कॉस्ट को लेके चलती तो प्रोविज़न ज़्यादा बन जाना था। लेकिन हमने क्या करना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे अकाउंटिंग करनी है, जिससे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे किया जाएगा। तो जो डेप्रिसिएशन होगा वो क्या होगा, अंडर प्रोविज़न होगा। तो जब प्रोविज़न डेप्रिसिएशन का कम बनाया तो उससे प्रॉफिट क्या होंगे, ज़्यादा नज़र आएंगे। तो जब प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आएंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल बर्डन है ना कंपनी के ऊपर वो ज़्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है क्रिएट्स प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ असेट, कि जब हम असेट को रिप्लेस करते हैं ना, उस टाइम पे दिक्कत आती है। क्यों आती है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक मशीन परचेज़ की गई 10 लाख की, और इसकी जो एस्टिमेट की लाइफ वो 10 साल है, कि 10 साल तक इसे यूज़ करेंगे। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना किया जाएगा, 10 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हर साल है जो 1 लाख रुपए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के बनाए जाएंगे। जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के बनाए जाएंगे ना, तो 10 सालों तक क्या होगा, इस प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आया कि देखो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि इसमें एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो नहीं होता, इसमें सिर्फ ये प्रोविज़न बना लिया जाता है।
तो इसमें प्रोविज़न में क्या होता है कि 10 सालों के अंदर 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। तो जब 10 साल के बाद ये मशीन ख़राब हो गई है, अब इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा तो हमारे पास जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, इसमें कितना पैसा इकट्ठा होगा? 10 लाख रुपए इकट्ठा होगा 10 सालों के अंदर। तो क्या 10 साल बाद इस मशीन की कॉस्ट 10 लाख ही रही होगी? नहीं, मार्केट वैल्यू इसकी कितनी हो गई है? 25 लाख हो गई है। तो जो क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि हमने तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस मान के 10 लाख रुपए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में इकट्ठे कर लिए, जबकि 10 साल बाद उस मशीन की जो कॉस्ट आई एक्चुअल में वो 25 लाख हो गई है। तो यहाँ से जो 15 लाख रुपए का बर्डन है वो एकदम से कंपनी के ऊपर पड़ गया, जो असेट को खरीदने के लिए चाहिए, क्योंकि 10 लाख रुपए ही इकट्ठे हुए हैं, 25 लाख की मशीन आएगी तो 15 लाख की कमी हो गई है। तो ये फाइनेंशियल बर्डन है जो बिजनेस के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। किस कारण से हुआ? ये हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस अकाउंटिंग के कारण से हुआ, क्योंकि जो आज के टाइम में मार्केट वैल्यू है उस असेट की वो 25 लाख है, ना कि 10 लाख रुपए। तो जब 10 साल बाद इस मशीन को खरीदा गया तो 25 लाख में खरीदा जाएगा, तो जिस कारण से फंड है जो वो कम पड़ जाएगा कंपनी के पास। नेक्स्ट लिमिटेशन आते कंपैरिजन नॉट वैलिड। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो उसको नॉन कंपेरेबल है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है जो हो गया, जिस कारण से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए 31 मार्च 2017 को, 18 को, 19 को सेल्स गिवन है और यहाँ पे इनका प्राइस इंडेक्स गिवन है। मुझे तो यहाँ पे देखने में लग रहा है कि 17, 18, 19 में सेल 5, 6, 7 यानी कि सेल क्या हो रही है? बढ़ रही है। जबकि अगर मैं इसको करंट प्राइस इंडेक्स के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो कितनी बनती है, कंपैरिजन करके हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम एक तरफ ले लेते हैं ईयर्स को, जो एंडिंग है, जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 को। और जो सेल्स गिवन है, सेल्स में मेरे पास ये 5 लाख रुपए से, 6 लाख रुपए से और ये 7 लाख रुपए से। इनका जो प्राइस इंडेक्स है वो है 100 रुपये, 120 रुपये, 140 रुपये, इस तरीके से गिवन है। जब मैं यहाँ पे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि 5, 6, 7 लाख यानी कि सेल क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं इसमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को यूज़ करती हूँ तो देखूँ कंपैरिजन करके कि क्या मेरे पास सेल बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। तो मैं प्राइस इंडेक्स को यूज़ करूँ। आज का प्राइस इंडेक्स यानी कि 31 मार्च 2019 का कितना है? 140। तो मैं सारे को 140 के हिसाब से कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो मेरे पास यहाँ से रिवाइज सेल आ जाएगी कि जो ये 5 लाख सेल है इसका इंडेक्स कितने? 100 रुपये। तो मैं आज का इंडेक्स देखूँ 140 के हिसाब से कितनी बन रही है सेल? 7 लाख रुपए की बन रही है। 6 लाख रुपए की सेल हुई है, कितना इंडेक्स है इस टाइम? 120। आज का इंडेक्स कितना? 140। तो कितनी बन रही है सेल? 7 लाख रुपए बन रही है। और 7 लाख रुपए की सेल की गई है, इस टाइम इंडेक्स 140 के हिसाब से निकालें तो ये 7 लाख बन रही है। तो जब मैंने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को यूज़ किया तो उस टाइम पे मुझे लग रहा है कि सेल में तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है, सेल तो क्या है? कांस्टेंट चल रही है, सेल तो कोई भी इंक्रीज है जो नहीं हो पाई। तो मुझे ये किससे पता चला? जब मैंने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को यूज़ किया। नेक्स्ट आते हैं वायोलेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल, कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो मेन काम क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम तब तक नहीं पता लगा पाते जब तक हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को होल्डिंग गेन से अलग नहीं कर लेते, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि होल्डिंग प्रॉफिट नाम से क्लियर है क्या करते हैं? हम उसको होल्ड करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बिजनेस ने परचेज की 1000 यूनिट प्रोडक्ट की, 60 रुपये पर यूनिट कॉस्ट उसकी 2018 में। उसने सेल की सिर्फ 500 यूनिट, 1000 में से सिर्फ कितनी बेची है? 500, 2018 के अंदर। फिर 2019 में उसने परचेज कर ली अनदर 1000 यूनिट, कितने की पड़ेगी उसको? अब 80 रुपये की एक यूनिट। उसने सेल कर दी 1500 यूनिट 100 रुपये में। तो इस केस में जो प्रॉफिट होगा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे, कि 2018 के अंदर जो परचेज की गई है ना यूनिट, कितनी परचेज की गई है? 1000 यूनिट। जो ये 1000 यूनिट परचेज की गई है वो 60 रुपये की एक है,
और 2018 में क्या किया, इस 1000 में से सिर्फ 500 यूनिट ही सेल हो पाई हैं और अभी 500 यूनिट की है अनसोल्ड है। और फिर 2019 में क्या किया, 2019 में परचेज कर ली अनदर कितनी 1000 यूनिट, 1000 यूनिट परचेज की, लेकिन इस बार वो 60 की नहीं है, कितने की मिली है, 80 पर यूनिट के हिसाब से मिली है। और फिर क्या किया, 2019 में ही सेल कर दी कितनी यूनिट, 1500, 500 तो ये 500 यूनिट तो ये जो अनसोल्ड है 2018 की, 1000 यूनिट ये जो 2019 में परचेज किया है, तो टोटल 500 प्लस 1000 कितनी होगी, 1500 यूनिट। ये सारी सेल कर दी कब, 2019 में। कितने में सेल कर दी, कहते कि एट पर यूनिट 100 के हिसाब से सेल कर दी। तो यहाँ से हम सेल्स निकाल सकते हैं कि 1500 यूनिट सेल कर दी गई है और 100 रुपये की एक है, तो 1,50,000 है जो अर्न कर ली गई, रिवेन्यू है। अब इसमें से मैं लेस करती हूँ, कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, यानी कि इस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए कितना कॉस्ट आया। अब मैंने देखा कि जो 500 यूनिट थी कितने के हिसाब से, 60 के हिसाब से, तो 500 यूनिट जो परचेज की गई थी वो तो थी 60 के हिसाब से, और जो नेक्स्ट 2019 में परचेज की थी 1000 यूनिट वो कितने के हिसाब से, 80 के हिसाब से, प्लस 1000 यूनिट है 80 के हिसाब से। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया कॉस्ट, 1,10,000 कॉस्ट आ गया। 1,50 कमाया, 1,10 कॉस्ट आ गया, तो 40,000 क्या हो गया, प्रॉफिट का आ गया। तो कितना प्रॉफिट कमाया गया, 40,000। अब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ बच्चों कि 2019 में मैं हिसाब कर रही हूँ कि प्रॉफिट कितना है। तो 2019 में टोटल ना 1500 यूनिट सेल की गई हैं, 100 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख कमा लिया। अब हम जानते हैं कि जो ये 1500 यूनिट टोटल सेल की गई ना, इसमें 500 यूनिट तो कौन सी है, 2018 वाली जो पिछले साल बच गई थी। तो कितने में खरीदी थी ये, 60 रुपये में खरीदी थी। तो 500 यूनिट 60 रुपये के हिसाब से कॉस्ट इसकी आ गई है। और जो इन 1500 यूनिट में से 500 तो पिछले साल 18 की है और 1000 यूनिट 2019 के जो 80 रुपये के हिसाब से खरीदी थी। तो 1000 यूनिट ऐसी थी जो 80 के हिसाब से खरीदी थी। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है, 1,10,000 से 1,50 कमाया है, 1,10 कॉस्ट है, तो 40,000 के आ गया, रिवेन्यू हो गया। अब जो ये टोटल 40,000 प्रॉफिट आया है, इसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ कि जो ये मेरे पास 40,000 है, इसमें मैंने देखा कि जो ये 2018 में 500 यूनिट रह गई थी, इसको मैंने क्या कि 2019 तक संभाल के रखा। तो इसकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी आई, 60 से 80 होगी, 20 होल्डिंग कॉस्ट होगी इसकी। तो जो ये मेरे पास 500 यूनिट का जो इन्वेंट्री था, इसकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, 20 है। तो कितना बनता है, टोटल 10,000 बनते हैं। तो अगर 40 में से 10,000 होल्डिंग कॉस्ट है इन्वेंट्री की, तो बाकी 40 में से 10 माइनस करके 30,000 क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। क्योंकि अगर मान लेते कि जो ये टोटल 1500 यूनिट सेल की गई हैं, ये 2019 में ही मैं इसको परचेज़ करती 1500 यूनिट को, और 2019 में भी मैं इसको क्या करती, सेल कर देती। 2019 में परचेज़ करती, 2019 में सेल करती, तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आता। तो मैं देखा यहाँ पे कि जो 2019 के अंदर परचेज़ की गई है यूनिट, वो 80 रुपये के हिसाब से परचेज़ की गई है, तो ये 100 रुपये के हिसाब से सेल की गई है। यानी कि अगर मैं 2019 में ही 1500 के 1500 यूनिट परचेज़ करती, तो परचेज़ प्राइस क्या था उस टाइम पे, 80 रुपये, और 2019 में जब मैं इसको सेल करती तो कितने में सेल करती, 100 रुपये में। तब मेरा प्रॉफिट कितना आता। तो 2019 के अंदर जब मैं परचेज़ करती से 1500 यूनिट को, कितने पड़ जाती है मुझे, 80 रुपये के हिसाब से। ये क्या होती, कॉस्ट। और जब मैं इसको सेल करती 1500 यूनिट को 80 रुपये के हिसाब से, तो मेरा क्या आता है, ये रिवेन्यू आता। तो मेरे पास 80 कॉस्ट, रिवेन्यू 100, तो 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से क्या बन जाता, प्रॉफिट बन जाता। क्योंकि हम जानते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस होता है। तो मेरे पास अगर कॉस्ट है जो 80 है, सेल प्राइस है जो मेरे पास 100 है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 20 रुपये होगा।
तो मैं प्रॉफिट कितना कमा पाती हूँ 1500 यूनिट को सेल करने पे? 1500 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से तो सिर्फ मैं 30,000 रुपये ये जो प्रॉफिट कमा पाती। नेक्स्ट लिमिटेशन आते हैं फेल्स टू डिस्क्लोज करंट वर्थ होता है एंटरप्राइज, कि एंटरप्राइज की जो करंट वर्थ है उसको मैं नहीं डिस्क्लोज कर पाती। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों ही आइटम को शामिल किया जाता है। मॉनेटरी आइटम जैसे कैश हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, इनको तो मैं किस पे दिखाती हूँ? करंट मार्केट वैल्यू पे। जबकि जो नॉन मॉनेटरी आइटम होते हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, इन्वेंट्री, ये किस पे जाती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो इसको मैंने मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाया, किस पे दिखाया? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया है, जिस कारण से जो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे ना अब वो क्या होंगे? विश्वास योग्य नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो नॉन मॉनेटरी आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट और इन्वेंट्री, ये क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे है। तो जब हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे मैंने इसको दिखाया, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाया, तो जिस कारण से जो ये नॉन मॉनेटरी आइटम क्या होगी? अंडर वैल्यू हो गई है। क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? कम होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। आज के टाइम में उसका मार्केट वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा, जो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है। लेकिन मैंने क्या किया? उसको बैलेंस शीट के अंदर जो हिस्टोरिकल कॉस्ट उसी पे दिखाया, जिस कारण से इनकी वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो जो बैलेंस शीट होगी वो बैलेंस शीट मुझे ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है जो नहीं बता पाएगी। नेक्स्ट लिमिटेशन आते हैं कैपिटल इज नॉट इंटैक्ट। तो जब प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है तो जो कैपिटल होती है मेंटेन किए जाते हैं इंटैक्ट इन मनी टर्म, मनी के टर्म में हम उसे मेंटेन करते हैं कैपिटल को। लेकिन महंगाई से क्या होता है? जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, यानी कि जो खरीदने की क्षमता होती है ना वो कम हो जाती है, कि कम खरीद पाते हैं हम। जिससे क्या होता है कि जो रियल प्रॉफिट होते हैं वो कम आते हैं रिपोर्टेड प्रॉफिट से, यानी कि जो प्रॉफिट हमने रिपोर्ट किए वो तो ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि एक्चुअल में उतने प्रॉफिट नहीं है। तो जब रिपोर्टेड प्रॉफिट हमें ज़्यादा नजर आते हैं तो उससे क्या होता है? उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिविडेंड के रूप में। तो जब वो प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जबकि एक्चुअल में तो वो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, जो प्रॉफिट कमाया ही नहीं है, उस प्रॉफिट में से डिविडेंड कैसे दे दिया? मतलब कि वो डिविडेंड कहाँ से गया है? फिर वो प्रॉफिट में से नहीं गया, कैपिटल में से गया है, जिससे कैपिटल क्या हो जाएगी? फिर कम हो जाएगी। यानी कि जब रिपोर्टेड प्रॉफिट ये आते हैं ज़्यादा आते हैं एक्चुअल प्रॉफिट से, तो जब प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आते हैं तो कंपनी क्या कर देती है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। क्या क्या? डिविडेंड दे दिया। तो डिविडेंड दिया है, एक्चुअल में तो ये प्रॉफिट कमाया ही नहीं है, तो जो ये डिविडेंड गया फिर ये कहाँ से गया है? कैपिटल से गया है, जिससे कि कारण क्या होगा? कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाले कंपनी के ऊपर। तो इन सारी लिमिटेशन को पढ़ने से हमें ये तो समझ में आएगा कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंटिंग है ना, ये सही नहीं है इन्फ्लेशनरी कंडीशन के अंदर। क्योंकि इन्फ्लेशनरी कंडीशन में क्या होते हैं कि जो प्रॉफिट दिखाए गए ना हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंटिंग से, वो प्रॉफिट तो क्या आ गए? ज़्यादा आ गए हैं, जबकि जो असेट्स है वो कम दिखा दी गई हैं, जिससे जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एंटरप्राइज की वो मिसलीडिंग है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास लिमिटेशंस बनती थी। आई होप आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का, एडवांटेजेस क्या है। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।